हेलो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं द ग्रेट मिशन कोचिंग क्लासेस बदलापुर। मैं सतीश यादव आपका के लिए लेकर आया हूँ हिंदी मीडियम बायोलॉजी। जैसा कि बच्चों ने मुझसे कहा कि सर इंग्लिश मीडियम तो आप वीडियो डाल ही रहे हैं, आप हिंदी मीडियम की बायोलॉजी भी स्टार्ट करिए। तो हिंदी मीडियम की बायोलॉजी भी पढ़ेगी, पार्ट बाय पार्ट। मैं हिंदी मीडियम की बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम दोनों डालूंगा। ठीक, चलिए आपके रिक्वेस्ट पे मेरे प्यारे बच्चों, आपके रिक्वेस्ट पे मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी मीडियम मानव जनन चैप्टर। ये स्पेशली हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है। चैप्टर का नाम है मानव जनन। चलिए शुरू करते हैं। मानव जनन क्या होता है, कैसा ऑर्गेनिज्म है मानव, कैसा जनन करता है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र क्या है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि मानव जनन में जो टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक का नाम है पुरुष जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, युग्मक जनन, आर्तव चक्र जिसे मासिक चक्र भी कहते हैं, निषेचन एवं अंतरोपण, सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन, प्रसव एवं दुग्ध श्रवण। तो ये टॉपिक के नाम है जो कि आपको पढ़ने हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में ये टॉपिक दिए गए हैं। टोटल 7 टॉपिक हैं। ठीक, पुरुष जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, ये सब हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अब जान लेते हैं सबसे पहले कि मानव जनन क्या होता है। जैसे कि चैप्टर का नाम है मानव जनन। ठीक, आपको दिख रहा होगा कि मानव जनन चैप्टर का नाम है। क्या होता है मानव जनन? सबसे पहले जनन क्या होता है बताओ। जनन किसे कहते हैं? जनन आपने पढ़ा था। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने ही जैसा एक नया जीव उत्पन्न करता है। ठीक, जनन क्या है? जनन किसे कहते हैं? यहाँ मानव जनन की बात है, यानी जनन में अगर हम मानव की बात करेंगे, यानी मानव जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव, जीव में कौन, मानव, अपने ही जैसा नया जीव संतान उत्पन्न करेगा या जीव उत्पन्न करेगा, तो उसे कहते हैं मानव जनन। यानी जनन या मानव जनन को कह सकते हैं। जनन एक एक ऐसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई सजीव, जिसमें कोई सजीव ब्रैकेट में कौन, मानव, अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करता। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया जनन क्या है। जनन या इसे हम क्या कह सकते हैं, मानव जनन। जनन या मानव जनन क्या है? जनन या मानव जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई सजीव यानी मानव अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करता है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है, जनन। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक वैज्ञानिक क्या है, ये प्रक्रिया। ठीक, अब कह रहे हैं जनन क्यों जरूरी है। जनन क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन है कि जनन क्यों जरूरी है। ठीक, जनन क्यों जरूरी है? जनन इसलिए जरूरी है कि जीवों की वंशागत पृथ्वी पर बनी रहे, यानी पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनी रहे, इसलिए जनन जरूरी। सोचो, अगर जनन प्रक्रिया ना हो तो क्या पृथ्वी पर जीवों की संख्या मेंटेन रहेगी? नहीं। एक समय आएगा कि धीरे धीरे पृथ्वी के सारे जीव क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी जीव का जन्म हुआ तो मृत्यु उसकी क्या है, निश्चित। ठीक, जैसे मान लो अगर कोई एरिया है, कोई क्षेत्र है और वहां पे 10 लोग हैं,
ठीक, और जनन की प्रक्रिया नहीं है। तो ये जो 10 लोग हैं, ठीक, ये एक एक करके मरेंगे, क्योंकि मरना निश्चित है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित। धीरे धीरे इनकी संख्या खत्म होगी और लास्ट में एक समय आएगा जब कोई भी जीव बचेगा नहीं, यानी पृथ्वी जीवों से क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो इस जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है, यानी पृथ्वी पर जीवों की पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक प्रक्रिया। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? मानव जनन, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव यानी मानव अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करता है। जनन क्यों जरूरी है? पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन एक आवश्यक प्रक्रिया है, यानी जनन जरूरी है। ठीक, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी बुक के अनुसार क्या बताया गया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चैप्टर में आगे चलते हैं। आ जाइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में लिखा है, जैसा कि आप जानते हैं मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला, मानव कैसा जनन करता है, लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजग या जरायुज प्राणी। तो कह रहा है, मैंने आपको बताया था जनन दो प्रकार का होता है। जनन के प्रकार, जनन कितने प्रकार का होता है? जनन के प्रकार, जनन दो प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन, जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। ठीक, जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। दोनों में अंतर क्या है? ये आपका 10वें ही कॉन्सेप्ट है, 10वें ही पढ़ा होगा। दोनों में अंतर क्या है? अलैंगिक जनन में जनक होते हैं कितने? एक। अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या एक होती है और लैंगिक जनन में जनक की संख्या कितनी होती है? दो होती है। ठीक, वो भी कौन कौन सा? नर और मादा, दो जनक भाग लेते हैं लैंगिक जनन में, नर जनक और मादा जनक। ठीक, नर जनक और मादा जनक। अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनता, लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं। नर में बनेगा क्या? नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक। ठीक, नर युग्मक को मानव में नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। ठीक, अलैंगिक जनन में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, यहाँ निषेचन होता है, यानी नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु आपस में मिलेंगे। मिलने का प्रोसेस क्या है? निषेचन। आगे हम पढ़ेंगे। निषेचन के बाद बनेगा क्या? निषेचन के बाद बनने वाली संरचना मैं इधर लिख दूं। निषेचन के बाद बनता है क्या? युग्मनज। और युग्मनज में होता है क्या? समसूत्री विभाजन। और बनता है क्या? भ्रूण। और भ्रूण से फिर बनता है क्या? नया संतान। ठीक, ये प्रोसेस है। अलैंगिक जनन में जो जनक से संतान बनता है, जो संतान बनता है वो जनक के एकदम समान होता है। क्या होता है? एकदम समान होता है, क्योंकि यहाँ जनक एक है तो डीएनए भी एक जाए। यहाँ संतान जो है ये एकदम समान नहीं होता। ठीक,
क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग तो मिल करके कुछ ना कुछ अंतर आ जाते हैं। माता पिता से संतान पे कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, कुछ अंतर होता है, जिसे हम विभिन्नता के नाम से जानते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? अब कह रहे हैं मानव जनन कितने प्रकार का है, अलैंगिक और लैंगिक। तो मानव कैसा जन्म करता है? मानव करता है लैंगिक जनन। कैसा करता है? लैंगिक जनन। आगे कह रहा है कि और ये कैसा प्राणी है? सजीव प्रजक। सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी। सजीव प्रजक का मतलब देखो, जीव सजीव प्रजक होते हैं और अंड प्रजक होते हैं, दो प्रकार के जीव होते हैं। अंड प्रजक मतलब जो जीव शरीर से बाहर अंडे देता है वो अंड प्रजक, जो शरीर से बाहर क्या करता है, बच्चों को जन्म देता है, वो सजीव प्रजक। तो मानव क्या करता है? शरीर से बाहर वो क्या करता है? संतान को उत्पन्न करता है, संतान को जन्म देता है। शरीर से बाहर संतान जन्म लेते हैं मानव में, इसलिए इसे कहते हैं सजीव प्रजक। जरायुज प्राणी का मतलब इसमें जो निषेचित अंडे का विकास मादा के गर्भाशय में होता है, अंदर की तरफ। यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक ये जो आपस में मिलेंगे और जो ये युग्मनज बनेगा, ये युग्मनज कहाँ बनेगा? मादा के शरीर में। और इस युग्मनज से भ्रूण बनेगा और इसका विकास कहाँ होगा? मादा के गर्भाशय में। ठीक, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सजीव प्रजक। यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया। आगे लिखा है, अब बात कर लेते हैं मानवों में जनन घटना के अंतर्गत क्या क्या आता है। युग्मकों की रचना, युग्मक जनन अर्थात पुरुष में शुक्राणु तथा स्त्री में अंडाणु का बनना। स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण यानी वीर सेचन, और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन यानी निषेचन, जिसके कारण युग्मक युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण होता है, शामिल। अब देखो प्रश्न दूसरा है, मानव मानव जनन घटना, ये टॉपिक का नाम। अगला टॉपिक का नाम है मानव जनन घटना। मानव में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो आप लिखोगे मानव में, मानव में निम्नलिखित, मानव में निम्नलिखित निम्नलिखित घटनाएं घटनाएं होती है। ठीक, मानव में निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी घटना? जो इस प्रकार है। कौन कौन सी घटना होती है? मानव में घटना होती है, नंबर एक यहाँ लिख दे रहा हूं। नंबर एक, पहला है युग्मक जनन। ठीक, दूसरा है वीर सेचन, तीसरा है निषेचन, चौथा है अंतरोपण, पांचवा है गर्भावध, छठवा है प्रसव, और एक लास्ट में है दुग्ध। ठीक, मानव में जनन घटना। पहली एडी का आपने पढ़ा, जनन किसे कहते हैं? तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई सजीव यानी मानव अपने ही जैसा एक नया जीव उत्पन्न करता है। क्यों जरूरी है? पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है। ठीक, उसके बाद आपने देखा कि मानव जन्म घटना में कितनी चीजें आती हैं, कुल मिला के कितनी है? 7। ठीक, सबसे पहले युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या है? युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया ही युग्मक जनन है। जिस शब्द के पीछे जनन हो इसका मतलब उसका निर्माण हो रहा है। युग्मक जनन, जनन का मतलब है निर्माण होना, किसका? युग्मक का। यानी युग्मकों के बनने की क्रिया ही युग्मक जनन है। देखो कैसे होता है,
क्योंकि मैंने बताया लैंगिक जनन मानव करता है, तो जैसे कि नर भाग और मादा। ठीक, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है। युग्मकों के बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। और युग्मक दो प्रकार का होता है। नर में नर युग्मक बनेगा जिसे शुक्राणु कहते हैं, यानी नर युग्मक। नर में क्या बनेगा, नर नर युग्मक, जिसका नाम क्या है, शुक्राणु। और मादा में क्या बनेगा, मादा युग्मक, जिसका नाम क्या है, अंडाणु। ठीक, युग्मक जनन दो प्रकार का होता है, शुक्राणु के बनने की क्रिया शुक्राणु जनन और अंडाणु के बनने की क्रिया अंडाणु जनन। ठीक, अब कह रहा है, अब ये युग्मक जनन हो गया, उसके बाद है वीर सेचन, यानी नर और मादा दोनों युग्मक की बात करें तो शुक्राणु जो है ये मोटाइल है, यानी चल सकता है। मादा युग्मक अंडाणु ये गमन नहीं करता, यानी चल नहीं सकता, मतलब बाहर ट्रांसफर नहीं होता। वैसे अगर हम देखें तो ये अंडाशय से निकल करके अंडवाहिनी तक जाएगा, लेकिन ये शुक्राणु तक नहीं पहुंच पाए। तो शुक्राणु यानी नर अपने युग्मक को यानी शुक्राणु को पहुंचा देगा कहाँ, जनन मार्ग में। किसके जनन मार्ग में, मादा के, मादा के। यानी नर जो है वो अपने युग्मक को यानी शुक्राणु को अपने शरीर से मादा के शरीर में जनन मार्ग में एंटर करा देता है, यौन द्वार से एंटर करा देता है। और इसके पहुंचाने की क्रिया यानी जनन मार्ग में छोड़ना ही क्या कहलाता है, वीर सेचन कहलाता है, वीर सेचन कहलाता है। ठीक, जैसा कि आप आपने देखा होगा, पहले तो आपने पढ़ा, जैसा कि आप जानते हैं मानव लैंगिक रूप से जन्म करने वाला, यानी मानव लैंगिक जन्म करता है, सजीव प्रजक है, यानी ये बच्चे का जन्म देता है, शरीर से बाहर बच्चे को उत्पन्न करता है। जरायुज प्राणी है, यानी इसमें जो अंडाणु का निषेचन हुआ है वो मादा के गर्भाशय में डेवलप होता है। मानव में जन्म घटना के अंतर्गत पहला क्या है, युग्मकों की रचना, यानी युग्मक जनन, अर्थात पुरुष में शुक्राणु, शुक्राणुओं तथा स्त्री में अंडाणु का बनना। ठीक, ये दो प्रकार का होता है। फिर लिखा है स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण, यानी नर अपने युग्मक को शुक्राणु को स्त्री जनन मार्ग में स्थानांतरित कर देता है, इसे कहते हैं क्या, वीर सेचन। अब इस जनन मार्ग से ये वीर सेचन हुआ यानी शुक्राणु पहुंचा, तो शुक्राणु तैरता हुआ कहाँ पहुंचेगा, अंडाणु के पास, यानी शुक्राणु अंडाणु से मिल जाएंगे, यानी तीसरा जो घटना है वो शुरू हो जाएगा, निषेचन, यानी नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, अर्थात हम कह सकते हैं शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, या हम कह सकते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक, अब निषेचन भी दो प्रकार का होता है, शरीर से बाहर हुआ तो बाह्य निषेचन, जैसे मेढक वगैरह में होते, जलीय कुछ जीवों में होता है। शरीर से अंदर हुआ तो आंतरिक निषेचन। तो मानव में कैसा होता है, निषेचन आंतरिक होता है। कैसा होता है, आंतरिक। आंतरिक का मतलब नर और मादा युग्मक शरीर के अंदर मिलते हैं। ठीक, वो भी कहाँ, मादा के अंदर। नर युग्मक मादा युग्मक में जाएगा, यानी मादा के जनन मार्ग में जाएगा और मादा युग्मक से मिल जाएगा। अब ये दोनों मिले तो मैंने आपको बताया था, इन दोनों के मिलने से बनता क्या है, युग्मनज बनता है। और युग्मनज क्या है, एक कोशिकीय अवस्था है जिसमें गुणसूत्र होते हैं 2n, यानी द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब है गुणसूत्र जोड़े। ठीक, देखो जैसे नर में ये दोनों क्या है, मानव, और मानव में गुणसूत्र होता है कितना, 46। 46 का मतलब 23 23 जोड़ी। और जब ये युग्मक बनाएंगे तो यहीं पे क्या होगा, अभी मानव किस अवस्था में, द्विगुणित अवस्था में, यानी जोड़ी अवस्था में। द्विगुणित यानी गुणसूत्र इसमें कैसे हैं, जोड़े में। अभी जब युग्मक बनेगा तो ये गुणसूत्र आधा हो जाता है, आपने देखा होगा एक्स वाई एक्स एक्स इस तरीके से ना। जब ये बनता है युग्मक तो एक्स अलग होता है, वाई अलग हो जाता है, इसमें एक्स अलग और एक्स अलग, यानी ये जो जोड़ा है ये अलग हो गया। इसका मतलब 23
गुणसूत्र और 23 गुणसूत्र ये अलग अलग हो जाते हैं। इसी अवस्था को क्या कहते हैं? अगुणित अवस्था। अगुणित अवस्था, ठीक। इसमें भी इसी तरीके से होगा 23 और 23। अब देखो नर का एक ही युग्मक, चाहे वो यक्स हो चाहे वाई, मादा के एक युग्मक से मिलेगा। ठीक, अगर मान लो ये वाला यक्स वाला 23 इसके यक्स से मिला, यक्स यक्स यानी 23 और 23 कितना हो गया? फिर 46 हो गया। यानी यहाँ जो बना युग्मज बना यक्स यक्स मतलब लड़की। ठीक, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो युग्मज जो बना यानी युग्मक जो बनता है ये अगुणित होता है और बाद में युग्मज कैसा होता है? द्विगुणित। ठीक, उसके बाद आगे देख लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक आपको समझ में आ गया? मेरे प्यारे हिंदी मीडियम के मेरे सभी साथियों, मुझे बताइए क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? जो बच्चा नहीं पढ़ा है मुझसे वो देख ले, लाइन टू लाइन आपका नोट्स भी है प्लस आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या क्या लिखा है मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, अब युग्मनज के बाद क्या बनेगा? मैंने आपको बताया था, याद रखना। युग्मनज युग्मनज जब बन जाता है उसके बाद उसमें शुरू होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, विभाजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री। और समसूत्री विभाजन होगा तो ये युग्मनज कैसा है? अभी अभी एक कोश की अवस्था है, एक सेल का है। अब यहीं से क्या होगा? सेल का ग्रुप बनेगा और एक समय उसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण, यानी कोशिकाओं के समूह को भ्रूण कहते हैं। अब भ्रूण में जो कोशिकाओं का अरेंजमेंट है, जो कोशिकाएं स्थित होती हैं उसे हम ब्लास्टोसिस्ट के रूप में जानते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। ब्लास्टोसिस्ट मतलब कोशिकाओं का क्या क्रम, कोशिकाओं का अरेंजमेंट, ठीक, व्यवस्थित क्रम। अब ये ब्लास्टोसिस्ट मादा के गर्भाशय में आकर के चिपक जाता है। ठीक, मादा के गर्भाशय में अंदर की तरफ, मैं भी डिस्कशन करूंगा बाद में कि मादा के गर्भाशय में देखो 3 लेयर होती है। ठीक, अंदर की जो लेयर है आंतरिक गर्भाशय भित्ति, इसी में जाकर वो चिपक जाता है और इसी के चिपकने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं? अंतरोपण कहते हैं। समझ में आया? और यही अंतरोपण से शुरू हो जाती है क्या? प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है, यानी सगर्भता यहीं से स्टार्ट हो जाती है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपने देखा कि लिखा है, अगर हम आगे चलें, लिखा है कि इसके बाद यानी युग्मनज बना था, उसके बाद क्या होता है? इसके बाद कोरक पुटी, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, इसका हिंदी में नाम क्या दिया है? कोरक पुटी की रचना, यानी वो बनता है ठीक युग्मनज से, तथा परिवर्धन, और अब वो डेवलप करेगा और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपकना और गर्भाशय की आंतरिक दीवार से चिपक जाएगा। चिपकने की क्रिया को अंतरोपण कहते हैं। ठीक, अंतरोपण के बाद शुरू हो जाता है, मैंने आपको बताया था पहला क्या था? युग्मक जनन। फिर उसके बाद क्या था? वीर सेचन। फिर क्या था? निषेचन। फिर क्या हुआ? अंतरोपण। अब पांचवा कौन सा है? गर्भा। अब गर्भावधि मतलब गर्भाशय में जो चिपका है भ्रूण, यानी ब्लास्टोसिस्ट के रूप में, अब ये क्या करेगा? अब इसी में डेवलपमेंट होगा और यही भ्रूणीय परिवर्धन के नाम से जाना जाता है। परिवर्धन का मतलब है डेवलपमेंट, यानी जो भ्रूण चिपका था अब उसका डेवलपमेंट हो रहा है। अब धीरे धीरे उसमें क्या होगा? विभिन्न प्रकार के अंग बनना शुरू होंगे और वो एक नया नवजात शिशु के रूप में बनने लगे। लिखा है भ्रूणीय परिवर्धन गर्भावधि। ये भ्रूणीय परिवर्तन क्या है? गर्भावधि कहलाता है। भ्रूणीय परिवर्तन का मतलब है चिपकने से लेकर के संतान के बनने तक का समय, जिसे गर्भावधि कहते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं, जो लगभग होता है 9 मंथ का होता है लगभग। और सबसे पहले क्या बनता है? हृदय बनता है। ठीक, फिर उसके बाद हाथ पैर की उंगलियां, हाथों प्लस पैरों की उंगलियां,
फिर धीरे धीरे शरीर के सारे अंग। ठीक। और भ्रूण में 3 लेयर होती है, भ्रूण में 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म बाहरी त्वचा, ठीक, मीसोडर्म मध्य त्वचा, और इंडोडर्म और अंत त्वचा। यानी भ्रूण के अंदर 3 लेयर होती है, आगे हम पढ़ेंगे। ये तीनों ही लेयर क्या करती है, उस शिशु का निर्माण करती है। फिर और शिशु के जन्म प्रसव की क्रियाएं घटित होती हैं। उसके बाद छठवां क्या है, छठवां इसके बाद क्या शुरू हो जाता है, इसके बाद शुरू हो जाता है प्रसव। बच्चा बन गया पूरी तरीके से, 9 माह बाद लगभग बच्चा तैयार हो गया है। अब प्रसव का मतलब बच्चे के जन्म की क्रिया, यानी बच्चे के जन्म लेने की क्रिया या प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। ठीक, प्रसव हो जाएगा। अब कह रहा है इसके बाद एक नहीं दिया है, जो कि यहाँ पे दिया है, मैं बता दूं, 7वां है दुग्ध श्रावण। दुग्ध श्रावण, अब आप बताओ, जब बच्चा जन्म ले लेगा उसके बाद दुग्ध श्रावण, यानी उस बच्चे के पोषण के लिए माँ के शरीर में क्या होता है, मिल्क यानी दुग्ध बनना शुरू हो जाता है। और इस दूध में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम पीले रंग का एक द्रव है जिसमें एंटीबॉडी भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो उस बच्चे की क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है, अर्थात उसको रोगों से लड़ने में शक्ति प्रदान करता है। ठीक, दुग्ध श्रवण में उसको हम पढ़ें। अब इसके बाद दिया है, यहां तक आपका क्लियर हो गया हो, बोलो क्या यहां तक समझ में आया, क्या मेरे सभी बच्चों को यहां तक बात समझ में आ रही है, बताओ। आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो और कंटिन्यू जुड़े रहो। मैं हिंदी मीडियम की सारी क्लासेस आपको पार्ट बाय पार्ट लेकर आऊंगा, निश्चिंत रहो एकदम। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि और क्या दिया है एनसीईआरटी। देखो आगे लिखा है, पुरुष, यहां से यहां तक था ना, हाँ, आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौनारंभ के पश्चात संपन्न होती है। अब कह रहा है ये जो घटना चल रही है युग्मक का बनना, यानी पुरुष में शुक्राणु, स्त्री में अंडाणु ना, फिर निषेचन, ये सब जो जितनी घटनाएं हैं ये सब कब शुरू होती हैं, यौना आरंभ पे शुरू होती हैं। यौना आरंभ यानी एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, ये सब आपने पढ़ा होगा। बच्चा धीरे धीरे बढ़ेगा, एक समय ऐसा आएगा कि उसके शरीर में परिवर्तन होना चालू हो जाएगा, और वो परिवर्तन नर और मादा में अलग अलग होता है, और वो परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नर में शुक्राणु बनना शुरू होता है और मादा में अंडाणु का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। ठीक, दोनों के शरीर में परिवर्तन आते हैं। तो कह रहा है ये यौना आरंभ जो है एक अवस्था है, ये एक अवस्था है। नर में लगभग 9 से 14 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है, और मादा में 8 से 13 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। ठीक, यानी मादा में यौनारंभ नर की अपेक्षा पहले होता है, शुरुआत पहले हो जाती है। तो इन दोनों के शरीर में परिवर्तन होंगे, जैसे नर में शुक्राणु बनेगा, मादा में अंडाणु बनेगा ना। नर में और परिवर्तन होंगे, मादा में जैसे स्तन के आकार में वृद्धि, नर में क्या होगा, दाढ़ी मूछ का आना ना, दाढ़ी मूछ का आना, ये सब क्या है, ये परिवर्तन है। ठीक, जो स्किन वगैरह ऑयली हो जाएगी, तैली हो जाएगी, तो इस आवाज का भारी, ये नर में, मादा में क्या है, आवाज का पतला होना, तो ये सारे परिवर्तन। ठीक, लिखा है पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती हैं। अब कह रहा है पुरुष और स्त्री के बीच जो जनन घटनाएं हैं, ठीक, ये महत्वपूर्ण रूप से होती हैं। क्यों, क्योंकि दोनों में अलग अलग टाइप की हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक वृद्ध, अगर हम एक पुरुष की बात करें, एक वृद्ध पुरुष, एक बूढ़ा व्यक्ति भी में भी शुक्राणु बनना जारी रहता है। यानी एक पुरुष
जब वृद्धावस्था पे पहुंचता है तब भी शुक्राणु बनता है शरीर के अंदर। और कह रहा है लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है, लेकिन स्त्रियों में पूरी जीवन भर अंडाणु नहीं बनता। समझ में आया? पुरुष में शुक्राणु जीवन भर बनता है, लेकिन स्त्री में शुक्राणु पूरे जीवन भर नहीं बनता। स्त्री में लगभग 50 वर्ष की आयु में क्या होता है, अंडाणु का बनना रुक जाता है। तो दोनों आपने देखा अंतर दिख रहा है, पुरुष में शुक्राणु बन रहा है पूरे जीवन, स्त्री में पूरे जीवन नहीं बनता। आगे लिखा है आइए हम मानव में स्त्री और पुरुष के जनन तंत्रों की चर्चा करते हैं। अब कह रहा है आओ मानव में हम पहले पुरुष जनन तंत्र फिर स्त्री जनन तंत्र यानी दोनों की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो हेडिंग का नाम है पुरुष जनन तंत्र। अब ये आपका हेडिंग है पुरुष जनन तंत्र। अब इसमें देखते हैं पुरुष जनन तंत्र क्या है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। पुरुष जनन तंत्र की बात करें तो पुरुष जनन तंत्र की बात कर लेते हैं। पुरुष जनन तंत्र को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4। नंबर 1 है एक जोड़ी वृषण। दूसरा है सहायक नलिकाएं। तीसरा है सहायक जनन ग्रंथियां। चौथा है बाह्य ज्ञानेंद्रिय। ठीक, बाह्य ज्ञान, ये 4 चीजें हैं। पुरुष जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण, सहायक नलिकाएं, सहायक जनन ग्रंथियां और बाह्य ज्ञानेंद्रियां, ये 4 चीजें आती हैं। और कह रहा है पुरुष जनन तंत्र कहाँ पाया जाता है? लिखा है पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र यानी पेल्विस रीजन में उपस्थित या अवस्थित होता है। यानी पुरुष में मैंने बताया था सबसे ऊपर क्या होता है, हेड रीजन होता है यानी शीर्ष भाग होता है। उसके बाद वक्ष गुहा जहाँ पे फेफड़ा वगैरह पाया जाता है। उसके बाद उदर गुहा यानी स्टमक का रीजन ना। और लास्ट में जो होता है वो कौन सा क्षेत्र है? श्रोणि क्षेत्र यानी कि उदर गुहा के नीचे यानी कमर से नीचे वाला पूरा पार्ट, कमर से पूरा नीचे पार्ट कौन सा है? श्रोणि क्षेत्र है। यहीं पे पुरुष जनन तंत्र और यहीं पे स्त्री जनन तंत्र दोनों पाए जाते हैं। आगे लिखा है इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण, एक जोड़ी वृषण होता है 2 की संख्या में। सहायक, आगे क्या है? सहायक सहायक नलिकाएं जो कि मैंने बताया दूसरा था। सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां, एक जोड़ी ग्रंथियां यानी कि सहायक जनन ग्रंथि। ठीक, यहाँ पे सहायक जनन ग्रंथियां हैं तथा बाह्य ज्ञानेंद्रियां शामिल होते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, बाह्य ज्ञानेंद्रियां शामिल होते हैं। ठीक, यहाँ पे एक शायद मिसप्रिंट है, यहाँ पे लिखा है एक जोड़ी ग्रंथियां, यहाँ कौन सी एक जोड़ी ग्रंथियां? नहीं, सहायक ग्रंथि। ठीक, यहाँ पे जोड़ी नहीं होगा, यहाँ है सहायक ग्रंथियां ये शामिल। अब बात कर लेते हैं, मैंने आपको बता दिया एक जोड़ा वृषण होता है, सहायक नलिकाएं होती है, सहायक ग्रंथियां होती है और बाह्य ज्ञानेंद्रियां। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक जोड़ा या एक जोड़ी वृषण। ठीक, अब देखो अगर हम बात करें पुरुष में जो वृषण होता है वो प्राथमिक लैंगिक अंग है। यानी पुरुष के जनन अंग को 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक। प्राथमिक लैंगिक अंग वो होते हैं जिसमें युग्मक बनता है। पुरुष में वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग है और स्त्रियों में अंडाशय। ठीक, बाकी जो बचे हैं वो क्या है? सहायक लैंगिक अंग। अब लिखा है एक जोड़ा वृषण, वृषण इस तरीके से
एक जोड़ा यानी 2 की संख्या में वृषण होता है और ये एक थैले में होता है जिसका नाम है वृषण। वृषण कोश। ठीक, लिखा है शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली यानी धानी में स्थित होते हैं जिसे वृषण कोश यानी इंग्लिश में स्कोर्टम कहते हैं। वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक। ठीक, यहाँ तक आपको पता चल गया कि शरीर में जो वृषण होता है वो उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर यानी शरीर के बाहर, ठीक, उदर गुहा के बाहर, ठीक, थोड़ा नीचे की तरफ उदर गुहा के नीचे श्रोणि क्षेत्र में उदर गुहा के बाहर होता है। कितना होता है? एक जोड़ी। और एक थैले में होता है, थैले का नाम है क्या? वृषण कोश। ठीक, इतना आपको समझ में। आप कह रहे हैं वृषण कोश का काम क्या है? ये वृषण को, वृषण के तापमान को कम रखता है, इसके तापमान को, यानी वृषण कोश का काम है वृषण के तापमान को कम रखना। कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कहां से कम? शरीर के आंतरिक तापमान से। समझ में आया? वृषण कोश का काम है वृषण, जो कि एक जोड़ी है, वृषण के तापमान को कम रखना 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम शरीर के आंतरिक तापमान से। यानी अगर शरीर का आंतरिक तापमान मैंने बताया था 37 डिग्री सेल्सियस है, तो शरीर के बाहर जो वृषण कोश है वो वृषण के तापमान को कितना रखेगा? 34.5 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 2 से 2.5, यानी अगर 2.5 कम कर रहा है तो इतना, 2 कम कर रहा है तो कितना? क्यों कम रखता है? क्योंकि इसी तापमान पे शुक्राणु बनता है। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि शुक्राणु इसी तापमान पे बनता है और शुक्राणु के बनने को शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक, आगे लिखा है, आपने देख लिया शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। अब कह रहे हैं वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है। वयस्क की बात करें तो वृषण कैसा है? अंडाकार होता है। वृषण का आकार कैसा होता है? अंडाकार। कह रहे हैं इसकी लंबाई, लंबाई कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी होती है? ये तो इसकी लंबाई हो गया, चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। लिखा है जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक, यहां तक आपको पता चल गया। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि वृषण सघन आवरण से ढका रहता है। ये जो वृषण है, ये जो वृषण होता है, अगर वृषण की बात करें तो ये भी सघन आवरण से क्या होता है? ढका रहता है, यानी इसके चारों तरफ आवरण होता है जो उसको क्या करता है? ढक करके रखता है। ठीक, अब बात करें एक वृषण की। वृषण कितने होते हैं? 2 होते हैं। मान लो इस तरीके से हमने बताया था, ठीक, कि ऐसा होता है। अब इसमें से एक वृषण निकाल लें। एक वृषण में लिखा है प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। चित्र 2.1 में दिखा है। अब कह रहा है एक वृषण में इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरीके से 250 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 250 कक्ष होते हैं। और इस कक्ष को क्या कहते हैं? वृषण, वृषण पालिका। ठीक, एक वृषण में 250 वृषण पालिका होता है। वृषण पालिका यानी कक्ष होता है। समझ में आया? अब कह रहा है अगर एक वृषण पालिका की बात करें तो एक वृषण पालिका, ये तो 250 के बारे में दिखा रहा है और मैंने बनाया 1 2 3 4 5 ऐसे 250 होते हैं। एक की बात करें, एक वृषण पालिका में अति कुंडलित यानी घुमावदार इस तरीके से 1 से 3, कितना? 1 से 3 इस तरीके से 1 से 3 नलिका होती है जिसका नाम है शुक्र जनक
नलिकाएं कितनी होती है? 1 से। ठीक, बताओ। एक जोड़ी वृषण है, शरीर के बाहर है, उदर गुहा के नीचे एक थैले में वृषण कोश, उसका नाम है। वृषण का तापमान शरीर के आंतरिक तापमान से कम रहता है। क्यों? क्योंकि वृषण कोश उसके तापमान को कम रखता है ताकि शुक्राणु उसमें बन सके। एक वृषण में 250 कक्ष होते हैं जिसे वृषण पालिका कहते हैं। एक वृषण पालिका में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती है। अब एक शुक्रजनक नलिका के अंदर की तरफ, यहाँ अंदर की तरफ 2 प्रकार की कोशिका, यानी इसको निकाल करके अगर देखें तो इस तरीके से 2 प्रकार की कोशिका दिखाई देगी। ठीक, एक कोशिका को हमने जीरो मान लिया और दूसरे को हमने क्या मान लिया? काट। एक कोशिका नर जर्म कोशिका कहलाता है और दूसरा कोशिका है सर्टोली, सर्टोली। ठीक, देखो क्या लिखा है यहाँ, लिखा है प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं सेमनीफेरस ट्यूबिल होती है। मैंने बताया था 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती है जिसे सेमनीफेरस ट्यूबिल कहते हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं, यानी इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूबिल में शुक्राणु बनता है। अब कौन बनाएगा? प्रत्येक शुक्रजनक नलिका, जो एक शुक्रजनक नलिका की बात करें का भीतरी भाग, उसके अंदर 2 प्रकार की कोशिका होती है, यानी 2 प्रकार की कोशिका से वो आश्रित होता है, जिन्हें नरजन कोशिका, उसमें से एक कोशिका का नाम है नरजन कोशिका, इसका एक और नाम है शुक्राणुजन यानी स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा है सर्टोली कोशिका। ठीक, क्या इतनी बात समझ में आ गई? बताओ। एक वृषण में 250 वृषण वृषण पालिकाएं होती हैं। ठीक, और एक वृषण पालिका में 1 से 3 शुक्राणु जनक नलिकाएं होती। ठीक, फिर यहाँ हम चल रहे हैं, इस तरह बनाए, इधर बना दे। ठीक, एक शुक्राणु जनक नलिका के नलिका के भीतरी भाग, यानी अंदर की तरफ, भीतरी भाग में 2 प्रकार की कोशिका होता है। एक का नाम है नर जर्म कोशिका, दूसरे का नाम है सर्टोली कोशिका। ठीक, एक प्रत्येक वृषण में 250 वृषण पालिका है। प्रत्येक एक वृषण पालिका में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका, एक शुक्रजनक नलिका के अंदर 2 प्रकार की कोशिका, नरजन कोशिका और सर्टोली कोशिका। नरजन कोशिका को शुक्राणुजन कोशिका भी कहते हैं, इसका एक और नाम है शुक्राणु जन कोशिका। इसे शुक्राणुजन कोशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि यही शुक्राणु को बनाती है। याद रखना, नरजन कोशिकाएं क्या बनाती है? शुक्राणु निर्माण करती है, और सर्टोली कोशिका इस शुक्राणु को क्या करती है? पोषण देती है, यानी नरजन कोशिका को पोषण देती है, अर्थात शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। ठीक, ये तो आपने देख लिया था इस तरीके से जो मैंने बनाया था ना, तरीके से मान लो 1 से 3 ऐसे था। तो कुंजक नलिका अंदर की तरफ की कोशिका की मैंने बात करी। बाहर जो अवकाश है, जो स्पेस है, इसे अंतराली अवकाश कहते हैं। अंतराली अवकाश यानी शुक्रजनक नलिका के बाहरी तरफ अवकाश को, स्पेस को अंतराली अवकाश कहते हैं। इसमें भी कोशिका होती है, इस कोशिका को कहते हैं अंतराली कोशिका, अंतराली। और इसी अंतराली कोशिका का नाम है लीडिंग कोशिका।
इसी का एक और नाम है लीडिंग कोशिका। ठीक, प्लस इसमें कुछ रुधिर कोशिकाएं भी होती हैं, रुधिर कोशिकाएं भी होती हैं, प्लस इसमें कुछ होता है, कौन सा, कुछ इसमें होता है इम्यूनोलॉजिकल सेल। इम्यूनोलॉजिकल सेल का मतलब है कि शरीर में जो सुरक्षा करती है, यानी प्रतिरक्षी कोशिका, प्रतिरक्षी कोशिका। प्रतिरक्षी कोशिका बैक्टीरिया, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वगैरह को नष्ट करता है। और ये अंतराली कोशिका जिसे लीडिंग कोशिका कहते हैं, यही क्या करता है, हार्मोन्स बनाता है, एंड्रोजन, एंड्रोजन नामक हार्मोन्स का निर्माण करता है। और एंड्रोजन समूह है हार्मोन्स का, जिससे एक हार्मोन्स निकलता है टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन ही कौन सा हार्मोन्स है, नर नरलिंग हार्मोन्स। और यही हार्मोन्स क्या करता है, शुक्राणु के बनने का प्रोसेस शुरू करता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक, बोलो क्या यहाँ तक समझ में आया। एक वृषण में 250 वृषण पालिकाएं, एक वृषण पालिका में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका, एक शुक्रजनक नलिका के अंदर 2 प्रकार की कोशिका, नरजन कोशिका जो शुक्राणु बनाती है, सर्टोली कोशिका जो उसे पोषण देती है। नरजन कोशिका को शुक्राणु जन कोशिका भी कहते हैं। बाहर की तरफ जो स्पेस है अंतराली अवकाश कहते हैं, उसमें जो कोशिका है अंतराली कोशिका जिसे लीडिंग कोशिका कहते हैं, वो एंड्रोजन नामक हार्मोन बनाती है। एंड्रोजन से टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन निकलता है, जो शरीर में शुक्राणु के बनने का प्रोसेस शुरू करवाता है। और बाकी प्रतिरक्षी कोशिका प्रतिरक्षा करती है, और रोधित कोशिकाएं इसमें ब्लड की मात्रा को मेंटेन रखती है। यहाँ तक हो गया। ठीक, चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आपने देखा है नरजन कोशिकाएं, ये हो गया था नरजन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन। अब ये नरजन कोशिका जो शुक्राणु बना रही, क्योंकि नरजन कोशिका ही शुक्राणु बनाती है, नरजन कोशिका जिसे शुक्राणुजन कोशिका कहते हैं, नरजन कोशिका ही अर्धसूत्री विभाजन करती है। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री पता है, 1 से 4 कोशिका बनता है इसमें, और ये 2 स्टेप में पूरा होता है। विभाजन 2 प्रकार के होते हैं, समसूत्री अर्धसूत्री। समसूत्री में 1 कोशिका 2 कोशिका बनाती है, ठीक, गुणसूत्र समान। अर्धसूत्री में 1 से 4 बनता है, गुणसूत्र आधे। और अर्धसूत्री 2 स्टेप में होता है, फर्स्ट और सेकंड। पहले 1 कोशिका 2 में टूटेगा, गुणसूत्र आधे हो जाएंगे, 2 कोशिका फिर विभाजन होगा, 4 बनेगी, गुणसूत्र का बंटवारा नहीं होगा, सेल डिवाइड। तो क्या अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाएंगे, शुक्राणु बनाएंगे। कितना शुक्राणु बनाते हैं, 1 4, ठीक, क्योंकि अर्धसूत्री में 1 कोशिका से 4 शुक्राणु बनता है। देखा है, विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती है। जबकि सर्टोली कोशिकाएं क्या करती है, नरजन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं, यानी ये शुक्राणु को भी पोषण प्रदान करती हैं, क्योंकि नरजन कोशिका ही शुक्राणु में चेंज होता है। फिर लिखा है शुक्रजनक नलिका के बाहरी क्षेत्र को, अभी तक आंतरिक की बात कर रहे थे, बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहते हैं, जिसे हम इंटेस्टाइनल स्पेस कहते हैं, कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं होती हैं और अंतराली कोशिकाएं होती हैं, इंटेस्टाइनल सेल, या इसी का नाम है लीडिंग कोशिका, जो मैंने आपको बता दी। ठीक, लीडिंग कोशिकाएं पुंजन यानी एंडोजन नामक हार्मोन संश्लेषित यानी बनाती है और फिर स्रावित करती है। और यहाँ पे कुछ अन्य कोशिकाएं भी पाई जाती है, जो मैंने बताया था प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। तो इस तरीके से आपका पुरुष जनन तंत्र, इसको 4 भागों में बांटा गया है, उसका एक भाग क्या हो गया, जिसका नाम था एक जोड़ी। ठीक, अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे क्या, सहायक नलिकाएं, फिर हम पढ़ेंगे सहायक जनन ग्रंथियां, फिर पढ़ेंगे बाय ज्ञानी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अगर समझ में आई तो आप कमेंट करके मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। मुझे बताइए कि अभी तक आपने जो पढ़ा उससे मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे,
कमेंट में करके बताएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 1, पुरुष जनन घटना के अंतर्गत क्या कौन सी घटना आती, कौन सी घटनाएं शामिल होती, पहला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, वृषण कोश का तापमान कितना होता। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका शुक्राणु का निर्माण ठीक, चौथा क्वेश्चन है, नर लिंग हार्मोन्स का नाम बताइए। और अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, युग्मक जनन क्या। ये 5 क्वेश्चन के आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको समझ में आया, इसी तरीके से मैं पार्ट बाय पार्ट, ये पार्ट नंबर 1 था। ठीक, ये मानव जनन चैप्टर का पार्ट 1 यानी भाग 1 है। अब इसके बाद भाग 2, जिसमें हम पढ़ेंगे सहायक नलिकाएं, फिर पढ़ेंगे सहायक ग्रंथियां, बाह्य ज्ञानेंद्रियां और पुरुष जनन तंत्र क्या होगा। यानी भाग नंबर 2 में हम पुरुष जनन तंत्र को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आपके चैनल पे सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक, तो मेरे सभी हिंदी मीडियम के जितने भी छात्र छात्राएं, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं और अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त हैं, और इसी तरीके से आप साथ बनाए रखिए। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।